अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना MD कैट फिज़िक्स का जो हमारा यूनिट नंबर था 6 वेव्स, उसको हम जो है आज ख़त्म करने जा रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो इंतहाई अहम टॉपिक है, वो है डॉपलर्स इफ़ेक्ट। डियर स्टूडेंट, इससे रेलिवेंट लास्ट ईयर एक सवाल आया था MD कैट के अंदर और वो बहुत से बच्चों ने गलत किया है। हालांकि था बड़ा सिंपल और आसान, लेकिन बच्चों थोड़ी सी जो है वो कन्फ्यूजन की वजह से 90% बच्चों का यहाँ से सवाल गलत हुआ है। तो आपने लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है। मैंने इस लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल बातें बताई हुई हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो FSC के अंदर आपने नहीं पढ़ी हुई, लेकिन वो बेसिक कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करके हम उनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के सवालात आ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन से कि ये है अपेरेंट चेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। RG, अपेरेंट मीन्स RG, यू नो दैट अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, के वेव की फ्रीक्वेंसी में RG चेंज आएगा। अब सवाल ये है कि RG चेंज क्यों आएगा, किस वजह से आएगा। तो हम कहते हैं कि ये ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ये देखें मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। दोबारा से सुन लें, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साउंड और लाइट, तो यहाँ से MCQ क्या बन सकता है कि डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटिव मोशन। अब बहुत से सिनेरियोज ऐसे हैं कि जिसमें रिलेटिव मोशन होती है और डॉपलर इफेक्ट भी होता है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर अगर रिलेटिव वेलोसिटी नॉन जीरो है तो डॉपलर इफेक्ट टेक प्लेस होगा, याद रखिएगा, रिलेटिव मोशन। और बाद जगहों पे ऐसा होता है कि मोशन तो होती है लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए तो डॉपलर इफेक्ट टेक प्लेस नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोबारा सुन लें कि अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव करें और उनकी मोशन की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी नॉन जीरो हो तो डॉपलर इफेक्ट होगा। इसी तरह अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव करें लेकिन उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए तो डॉपलर इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात कि डॉपलर इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से अगर ज्यादा पे आप चलाएंगे तो डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इस तरह डॉपलर इफेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर के ऊपर अगर आप ऑब्जेक्ट्स पे लगाएंगे तो आपके पास डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ साउंड से कम हो। इसी तरह ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए, इक्वल हो जाए फिर भी जो है डॉपलर इफेक्ट हो सकता है। ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, लेस देन इक्वल टू। ओके, अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। अब डॉपलर इफेक्ट जो आपने पढ़ा है उसमें आपने डिफरेंट केसेस पढ़े हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ऑब्जर्वर मूव करता है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें सोर्स मूव करता है। अब ये मोशन की वजह से बच्चे यहाँ पे सवालात उठाते हैं कि जी यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है और वजह क्या है। तो आपने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। वो कंसेप्ट क्या है? व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स और अवे, जब भी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ या उससे अवे जाएगा तब होगा क्या? तो होगा ये कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड चेंज होंगे। दोबारा सुन लो कि जब भी ऑब्जर्वर मूव करेगा टूवर्ड्स और अवे किसके? सोर्स से, तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड चेंज होंगे। किस तरह से भी? फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये सोर्स है। ऑब्जर्वर ने क्या किया जी? ऑब्जर्वर ने सोर्स की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो पहले उसे इतनी नंबर ऑफ वेव्स मिल रही थी पर सेकंड, ठीक है, लेकिन जब वो यहां पहुंचा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आके उसकी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड क्या हो गई हैं? चेंज हो गई हैं। ठीक हो गया? दोबारा से सुन लो, बात ये है कि व्हेन पहले ऑब्जर्वर जब यहां था तो उसको जो है नंबर ऑफ साइकिल पर वेव्स वो इतने मिल रहे थे यहां पे, लेकिन जब वो उसकी तरफ चलना शुरू हुआ या वो उससे अवे जाएगा तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या होंगे? उसके लिए चेंज हो जाएंगे। इसी तरह जो अगली बात है वो ये है, व्हेन सोर्स मूव्स टूवर्ड्स और अवे देन वेवलेंथ चेंजेस। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये जी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है, ये एक लैम्डा वेवलेंथ जो है ये ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, ठीक है। फिर इस सोर्स ने क्या किया? ऑब्जर्वर की तरफ जाना शुरू कर दिया।
तो जब ये उसकी तरफ जाएगा तो अब जो उसको वेवलेंथ मिलेगी वो लैम्डा डैश होगी। तो आप देख सकते हो कि अब वेवलेंथ क्या हुई है, चेंज हुई है। इसी तरह जब वो उससे अवे जाएगा, बिलफर्ज ये देखें ये इससे अवे जा रहा है, तो अब आप देख सकते हैं कि अब उसको वेवलेंथ लैम्डा डबल डैश मिलेगी। तो जब भी सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ में चेंज आएगा, और जब भी ऑब्जर्वर मूव करेगा तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड में तब्दीली आएगी। ठीक है, अब ये जो वेवलेंथ में चेंज आ रहा है इसको बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ये रेशो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स से, ये रेशो होती है स्पीड ऑफ सोर्स से फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू यूएस ओवर एफ, जबकि मैंने मेंशन कर दिया कि यूएस क्या है, ये स्पीड ऑफ सोर्स है। ओके, ये बात याद रखनी है, ये मुश्किल नहीं है कि डेल्टा लैम्डा क्या होता है, रेशो होती है क्या, स्पीड ऑफ सोर्स से फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स आप कह सकते। अब जनाब हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर नो डॉपलर इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल सवालों में से यहाँ से सवाल आ सकता है कि डॉपलर इफेक्ट किन केसेस में नहीं होता। तो देखिएगा, सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर रेस्ट, कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पे हैं, रिलेटिव मोशन ही नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो हमने कहा जी डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव्स इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन सेम स्पीड, वंस अगेन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो हमने कहा जी डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो फिर भी अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, डॉपलर इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तीसरी बात, नेक्स्ट हमारा है कि स्पीड जो है, सोर्स की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑब्जेक्ट उसकी जो वेलोसिटी है बिलफर्ज वो 400 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, जबकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो आम रूटीन में हम कहते हैं जी 340 350 इतनी होती है। ठीक है, तो अब चूंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है तो इस स्पीड के ऊपर डॉपलर इफेक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखिए ये बात। नेक्स्ट, ऑब्जर्वर मूविंग अराउंड सोर्स इन अ सर्कल, ये आप देख सकते हैं, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये एक सर्कुलर ट्रैक में इसके गिर्द मूव कर रहा है, तो यहाँ भी आपके पास अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि ये चीज़ कहाँ दी हुई है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 8, कि उसने पूछा हुआ है कि एक सोर्स किस तरह से मूव करे कि आपके पास आप डॉपलर इफेक्ट को जो है वो फील ना कर सकें, डॉपलर इफेक्ट हैपन ना हो। तो हम कहते हैं कि अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के गिर्द एक दायरे की शक्ल में एक सर्कुलर ट्रैक की सूरत में मूव करना शुरू कर देगा तो अब हर इंस्टेंट पे जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो अब कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं केसेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट की। केसेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट जो है वो आपने पढ़े हुए हैं, 4 केसेस हैं। 2 के अंदर क्या होता है आपकी बुक के मुताबिक, 2 में जी ऑब्जर्वर मूव करता है, 2 में सोर्स मूव करता है। ठीक है, मैं पहले ये कंसेप्ट समझा चुका हूँ कि जब ऑब्जर्वर मूव करेगा तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड चेंज होंगे। तो आपने इस चीज़ को समझना है, इसी चीज़ के जो हैं आपके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। पहला केस, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ये देखें जी, ये ऑब्जर्वर है, ये आपके पास सोर्स है। ठीक है जी, सोर्स से वेव जो है निकल रही हैं जिसकी वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी जो है f है, वेवलेंथ लैम्डा है। ऑब्जर्वर ने एक वेलोसिटी u0 से मूव करना शुरू कर दिया। तो अब देखें, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपके पास वेव है उसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है, मतलब उसकी डायरेक्शन इस तरफ है कि वो इस तरफ मूव कर रही है, जबकि ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड अप हो जाती हैं। ये बात याद रखिएगा कि देखिए ना, ये वेव इस तरफ जा रही है और ऑब्जर्वर इसकी तरफ आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से रिलेटिव वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। तो यही वजह है कि v(v+u0), ये आपको MCQ भी आ सकता है। ठीक है, बात का रिलेटिव वेलोसिटी भी निकालनी आ सकती है। ठीक है, तो हमने कहा जब हमने इसको सॉल्व किया, फार्मूला पुट किया, तो ये आपके पास इक्वेशन बनती है FA=v+u0/v/f। अब यहाँ पर आपके पास जो FA है वो ग्रेटर देन F है, तो हमने कहा जी कि अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई। वैसे भी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप एक हॉर्न बजाती हुई गाड़ी की तरफ चलना शुरू कर दें तो अब आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, तेज़ सुनाई देती है। अच्छा, यहाँ पर एक और मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन ये है कि जो आवाज़ का जो एम्पलीट्यूड है, आवाज़ की मतलब हम कहते हैं तेज़ आवाज़, एक है तेज़ आवाज़, एक है बुलंद आवाज़। जो तेज़ आवाज़ है, तेज़ आवाज़ वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी, हम कहते हैं श्रिलनेस।
तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है कि आवाज़ तेज़ सुनाई दे रही है, ऊंची नहीं। जो ऊंचा होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। समझ आई बात ही नहीं है कि आपके पास जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, और जो पिच है आवाज़ की वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो हम दूसरे अल्फाज में ये भी कहते हैं कि पिच ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का मतलब क्या है, पिच ऑफ साउंड भी इंक्रीज करेगी। ये बात याद रखनी है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। क्या आ सकता है कि जी वो कहेगा जी जब ऑब्जर्वर ने मूव किया टूवर्ड सोर्स, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा। तो आपने कहना नहीं, एम्पलीट्यूड इंक्रीज नहीं होगा। क्या इंक्रीज होगा? हमने कहा जी कि पिच ऑफ साउंड या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आ जाए जी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस है कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। तो देखो अब वेव भी इस डायरेक्शन में है और ऑब्जर्वर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, v माइनस वी। तो v माइनस यू नॉट हमने कर दिया, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, पुट की इसको फार्मूले में, तो फार्मूला ये बन गया एफ बी इज इक्वल टू वी माइनस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ। अब यहाँ पे भाई क्या होगा, अब वो अवे जा रहा है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो हमने कहा जी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है। ए वाले केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जब वो उसकी तरफ जाता है, जब वो उससे अवे जाएगा तो आवाज़ जो है आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। थर्ड केस, अब पहले दो केसेस में क्या था, ऑब्जर्वर ने मूव किया था। अब जो नेक्स्ट केस है उसमें सोर्स मूव करेगा। तो केस है व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ध्यान से देखो, ये आपके पास एक क्या है जी, ये आपके पास एक सोर्स है। इनिशियली ये क्या कर रहा है जी, ये ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट पे है। पहले इसने एक क्या किया, ये चलना शुरू हुआ। तो इनिशियली ये क्या कर रहा है जी, ये लैम्डा वेवलेंथ जो है ये ऑब्जर्वर को मिल रही है। फिर ये एक वेलोसिटी यूएस से, यूएस मींस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, उससे चलना शुरू हुआ और ये ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। तो अब आप देखें जी, अब जो उसको वेवलेंथ मिल रही है वो लैम्डा सी है। अब हमने देखा कि पहले लैम्डा था, अब लैम्डा सी है, तो वेवलेंथ में कितना चेंज आया। तो हमने कहा जी ये जो आप देख रहे हैं ये लैम्डा में चेंज है और ये डेल्टा लैम्डा है। और डेल्टा लैम्डा क्या है, ये डॉपलर शिफ्ट है जो कि होती है वेलोसिटी ऑफ सोर्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो हमने जब यहाँ पे लैम्डा सी की वैल्यू निकालनी है तो अगर आप लैम्डा में से डेल्टा लैम्डा माइनस कर दोगे तो लैम्डा सी की वैल्यू आ जाएगी। बाज़ औक़ात आपसे ये फार्मूला पूछा जा सकता है, ये आपसे कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। सॉल्व करेंगे असल में तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी एफ सी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस यू एस इंटू एफ। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर कम हो रहा है, v माइनस यू एस। यही वजह है कि हमारे पास एफ सी ग्रेटर देन एफ आएगा। तो हम कहेंगे वंस अगेन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर देगी। तो डियर स्टूडेंट, ये थे जी हमारे पास तीन केस। अब जो बाकी केसेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक आप देख लें, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको देख लेते हैं। दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि पहले केस में क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, तीसरे केस में जब सोर्स मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आपने क्या करना है, ज़रा सुनिएगा। आपको सबसे बड़ा मसला क्या आना है इन सवालों को हल करने में, आपको जो है सबसे बड़ा मसला ये पेश आना है कि आपको पता नहीं चल रहा होगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा। तो फार्मूला कैसे लगेगा, कैसे पता चलेगा फार्मूले का, आपने ये देखना है कि मोशन किसने की है। जब भी ऑब्जर्वर मोशन करेगा तो आप ये वाले फार्मूले यूज़ करेंगे, v प्लस यू नॉट, v माइनस यू नॉट। और जब भी सोर्स मूव करेगा तो आप वो दूसरे वाले फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। तो आपने सबसे पहले सवाल पढ़ के ये देखना है कि मोशन किसने की है। ओके, अब मैं नेक्स्ट केस में समझाता हूँ आपको। अभी स्टूडेंट्स, अभी जो है हमने तीन केस पढ़े हैं, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ केस की जानिब कि जब ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है जी, व्हेन सोर्स मूव्स, सॉरी यहाँ पे सोर्स आना चाहिए, व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, अब देखें जी, पहले आपके पास जो सोर्स है वो यहाँ पे है, वेवलेंथ लैम्डा मिल रही है। अब वो यूएस से उससे अवे जा रहा है, तो अब जो आपको वेवलेंथ मिलेगी वो होगी लैम्डा डी। तो अब आप देख रहे हैं कि लैम्डा डी की वैल्यू ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है कि अगर आप लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा कर दें, जो उसके अंदर चेंज आया है, तो आप लैम्डा डी की वैल्यू निकाल सकते हो। फार्मूला आपके सामने है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ डी की वैल्यू आएगी v ओवर v प्लस यू एस इंटू एफ। अब एफ डी जो है वो लेस देन एफ आएगी। हमने कहा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इन चारों केसेस को मैं लगा हूँ आपको एक सम अप करने। देखो भाई, हमने कहा जी एफ डैश इज इक्वल टू
v प्लस माइनस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। ये लगने हैं फार्मूले जब भी ऑब्जर्वर मूव करेगा। प्लस कब आएगा? जब वो टूवर्ड मूव करेगा, और माइनस कब आएगा? जब वो उससे अवे मूव करेगा। इसी तरह ये एफ डबल डैश लिख रहा हूँ मैं, v प्लस माइनस यू एस इंटू एफ। जब भी सोर्स मूव करेगा तो डिनोमिनेटर की वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब यहाँ पे उल्ट हिसाब है। अब यहाँ पे माइनस तब आएगा जब सोर्स टूवर्ड मूव करेगा, और प्लस कब आएगा? जब सोर्स अवे मूव करेगा। बल्कि यहाँ पे टूवर्ड्स में ऐसे कर लें, और ये यहाँ पे इसको ऐसे कर लें, ये लें, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ी क्लियर होगी। तो आपने, ये है आपके पिन पॉइंट फार्मूले। याद कर लो कि जब भी ऑब्जर्वर मूव करेगा नोमिनेटर की वेलोसिटी में चेंज आएगा, जब भी सोर्स मूव करेगा डिनोमिनेटर की वेलोसिटी, आपके पास डिनोमिनेटर है उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। अब हैं जी कुछ स्पेशल केसेस, इसको देखें ज़रा। ये है अब वैरायटी इसके अंदर। पहला स्पेशल केस ये है कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। जब दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। आपने इस फार्मूले को याद रखना है। अब यहाँ पर चूँकि डिनोमिनेटर कम है तो हमने कहा जी एफ डैश ग्रेटर देन एफ, तो हमने कहा जी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। इसी तरह सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो आपके पास अब ये फार्मूला आएगा। अब ये फार्मूले कहाँ से आए हैं? ये फार्मूले यहीं से आए हैं। अब हो सकता है पहला फार्मूला मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इधर देखो। सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, तो ये देखो v प्लस यू नोट कब आता है? जब ऑब्जर्वर मूव करता है टूवर्ड। v माइनस यू एस कब आता है? जब सोर्स मूव करता है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो इसीलिए हमने कहा जी ये आपने इस्तेमाल किया है। इस तरह इधर देखें, सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब देखो अवे के लिए v माइनस यू नॉट ये ऑब्जर्वर के लिए आ गया, v प्लस यू एस ये आ गया सोर्स के लिए, तो हमने इसको पुट करके सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर क्योंकि v प्लस यू एस है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो हमने कहा जी f डबल डैश लेस देन f, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। पहले दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। ये वाला केस क्रॉसिंग केस इन डॉपलर इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। क्रॉसिंग में हमारे पास दो केस हैं। पहला केस देखें, सोर्स ऑफ साउंड क्रॉसिंग एन ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि जनाब एक गाड़ी है, वो हारन बजाती हुई एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को क्रॉस कर गई, तो उसकी जो पहले फ्रीक्वेंसी है बिफोर क्रॉसिंग वो ये है। इट इज जस्ट लाइक थर्ड केस कि सोर्स अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ? जो है स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ। फिर जब वो उससे क्रॉस करके आगे चली गई तो हमने कहा जी अब ये बन गया फोर्थ केस कि v ओवर v प्लस यू एस इंटू एफ। अब हमें चेंज इन फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हमने कहा सिंपल बिफोर में से आफ्टर माइनस कर दो। तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले को आपने याद करना है, इसको आपने अप्लाई करना है इस सवाल में। अब दूसरा देखो, ऑब्जर्वर क्रॉसिंग अ सोर्स ऑफ साउंड एट रेस्ट, कि एक गाड़ी खड़ी है, हारन बजाई जा रही है, एक ऑब्जर्वर उसको क्रॉस कर रहा है। तो देखो पहले क्या होगा? पहले ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, तो बिफोर वेलोसिटी क्या होगी? पहला केस। जब वो उसे क्रॉस करके आगे चला गया तो कौन सा केस आ जाएगा? सेकंड केस। हमें डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस के लिए बिफोर माइनस आफ्टर कर दें, तो 2u नॉट ओवर v इंटू एफ, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो अब गौर से देखो, जितने भी 1 2 3 4 ये 4 केस मैंने पढ़ाए हैं, ये सारे का कंसेप्ट बनता उसी से ही है। अब एक बच्चा कहेगा जी पता नहीं सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो कोर्स में ही नहीं है ना भाई। बेसिक कंसेप्ट तो वही है ना, उन्हीं को इस्तेमाल किया, नई चीज़ तो हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया हम, इसलिए ये सब कोर्स का हिस्सा है। उसके बाद देखो जी, अगर रेशो निकालनी हो इस केस में, तो ये रेशो का फार्मूला आपके सामने आ गया। ये आ सकता है आपको, मुश्किल नहीं है, आसान। अगला देखें जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है, और एंट्री टेस्ट के लिए वन ऑफ माय फेवरेट। क्या है? कार मूविंग टुवर्ड्स अ वॉल, एक गाड़ी है वो एक हिल की तरफ या एक दीवार की तरफ जा रही है, ठीक है जी। साउंड्स हॉर्न, ड्राइवर ने हारन बजाया, विच रिफ्लेक्ट्स बैक, अब आवाज़ है तो उसमें पता है जी उसने रिफ्लेक्ट बैक होके आना है, रिफ्लेक्ट्स बैक एंड फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय द ड्राइवर। ड्राइवर ने अब आवाज़ सुनी है, ठीक हो गया। तो अब हमने ये बताना है कि ड्राइवर ने अब कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनी है। मिसाल के तौर पे ये सवाल ऐसे आता है जी, एक कार है जी, वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है जी, ड्राइवर ने हारन बजाया, हारन की जनाब साहब जो फ्रीक्वेंसी है बिलफर्ज जी वो 800 हर्ट्स है। कहते जी सामने दीवार है, दीवार से टकरा कर आवाज़ दोबारा उसको सुनाई दी, तो बताएं अब जो है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनाई देगी।
तो हमने कहा भाई उसका फार्मूला ये है। गौर से देखो ये फार्मूला भी क्या है, इसमें v प्लस यू सी ओवर वी माइनस यू सी, तो ये भाई फार्मूला है, जबकि v क्या है स्पीड ऑफ कार, जबकि यू सी क्या है, सॉरी v है स्पीड ऑफ साउंड, v है स्पीड ऑफ साउंड, जबकि यू सी है स्पीड ऑफ कार। तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करोगे, f गिवन होगी तो आपको f हर्ट जो है वो सुनाई देगी। अब यहाँ पर v स्पीड ऑफ साउंड ये आपको दी जा सकती है 350 340 जो भी वैल्यू होगी वो आपने पुट करके इसको सॉल्व कर लेना। तो डियर स्टूडेंट ये था जी हमारा आज का लेक्चर डॉपलर इफेक्ट। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको MCQs प्रैक्टिस करवाऊँ। आपने क्या करना है, आपने इस लेक्चर को सुन के सारे फार्मूलों को क्रैम करना है। नेक्स्ट जो मैं आपको MCQs प्रैक्टिस करवाऊँगा तो आपने कोशिश करनी है खुद से सवाल करने की, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।